नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले खबर आ रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, जहां पर 7 जिलों में हरियाणा सरकार ने 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को देखते हुए लिया गया है। 11 फरवरी सुबह 6 बजे से अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, जींद, फतेहाबाद, डबवाली और सिरसा में इंटरनेट बंद हो जाएगा और 13 फरवरी की रात तक ये बंद लागू रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद का कानून बने, किसान खेत मजदूरों को कर्ज माफ हो और पेंशन दी जाए। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं इस कूच को रोकने के लिए। जी देखिए, जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं हरियाणा और पंजाब के बीच में, जिन जिन जिलों से किसान प्रशासन को लगता है कि किसान वहां से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे, वहां पर बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। हालांकि किसानों ने 13 फरवरी की तारीख दी है दिल्ली ट्रैक्टर मार्च की, लेकिन आज से ही अलग अलग इलाकों में, जैसे अंबाला और पटियाला के बीच में शंभू बॉर्डर पड़ता है, या कैथल जिले और पटियाला के बीच में गूला चीका शहर है जहां पर एक और अंतर्राज्यीय सीमा है, तो वहां पर, या फतेहाबाद हरियाणा का जिला है जो पंजाब के मानसा से लगता है, तो इन सभी इलाकों में जो तस्वीरें आई हैं, या तो बहुत बड़े बड़े बाउल्डर या सीमेंट के जो पत्थर होते हैं उनको रखा जा रहा है। कई जगह खुदाई की जा रही है कि दूसरे रास्ते से भी किसान अपने ट्रैक्टर लेते हुए हरियाणा में प्रवेश ना कर सके। और हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो भी आज कई इलाकों में गश्त करते दिखे। कई सीनियर अधिकारी जो हैं वो भी हरियाणा पुलिस के और प्रशासन के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि आप इस प्रदर्शन में शामिल ना हो, या ये जो ट्रैक्टर मार्च है उसमें शामिल ना हो। इंटरनेट की सेवाएं जो हैं कल से बंद हो जाएंगी इन इलाकों में, और खास करके हाईवे, जो नेशनल हाईवे है दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से अंबाला वाला, उसके आसपास के इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है कि इस हाईवे को ब्लॉक करने की भी कोशिश ना करें। लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से या हरियाणा प्रशासन की तरफ से ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि किसान पंजाब से हरियाणा में प्रवेश किसी भी हालत में ना कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो 13 तारीख है और जब दिल्ली कूच की तैयारी किसान मोर्चा जो है वो कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर संसद के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई। लोकसभा में तो संकल्प पत्र पढ़ा गया। बीजेपी ने जहां राम मंदिर बनने को ऐतिहासिक बताया, वहीं विपक्ष ने इसी बहाने सरकार पर निशाना साधा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। हम सभी सांसद राम मंदिर पर लोकसभा में चर्चा के बाद संकल्प पत्र पढ़ते लोकसभा अध्यक्ष। बजट सत्र का आखिरी दिन राम मंदिर के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर पारित हुए प्रस्ताव को ऐतिहासिक बताया। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे।
इससे पहले लोकसभा में बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। सीधा निशाना कांग्रेस पर साधा। छोटा करता हुआ, लेकिन रामायण ने कहा है, यतो हो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है। जहाँ राम है वहाँ धर्म है। और साथ साथ में भगवान व्यास ने यह भी कहा था, धर्मो रक्षित है हतो हो धर्मो हतो हंतु। जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या हो जाती है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय जो है राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। भगवान राम किसी की बपौती नहीं है। आप समझते हैं कि देश इतनी जल्दी इस प्रकार से विश्वास कर ले? ये एक चर्चा दूसरे मुद्दों पे है, भगवान राम के अस्तित्व में नहीं है। लोकसभा में ही बीजेपी पर पलटवार कांग्रेस के गौरव गोगोई ने किया। महात्मा गांधी के हे राम के जरिए बीजेपी को आईना दिखाया। वहीं राज्यसभा में यह काम रणदीप सुरजेवाला ने किया। बहुत ये भाव, इतनी कटुता क्यों है सर? जय श्री राम में प्यार और सद्भावना होना चाहिए, लेकिन आपके जय श्री राम में हमेशा कटुता और क्रोध सुनाई देता है, ऐसा क्यों? जब राम न्याय, करुणा, संयम, सहिष्णुता, सदाचार, आदर्श और कर्तव्य के प्रतीक हैं, तो राम के नाम पर कभी भी नफरत, नकारात्मकता, निराशा, विवाद, वैमनस्य, विद्वेष और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। चर्चा में शामिल होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। यह भी कहा कि सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद सबने धैर्य बनाए रखा। जो कुछ हुआ वह कानून सम्मत हुआ है, लिहाजा अब विपक्ष को सोच समझकर बोलना चाहिए। अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। मान्यवर जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। राम मंदिर बीजेपी का अहम एजेंडा है, और जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो फिर श्रेय लेने में बीजेपी पीछे क्यों रहे? आखिर सामने आम चुनाव जो है वह संसद से सड़क तक इसका ढिंढोरा पीटेगी, ताकि इसका वह चुनावी फायदा उठा सके। भगवान राम के प्रति अपार आस्था के कारण मंदिर निर्माण का मुद्दा सरकार के लिए यह ब्रह्मास्त्र बन गया है, जबकि विपक्ष कुछ भी दलील दे उसके लिए मुद्दा गले की फांस बन गया है। समर्थन करे तो मुश्किल, विरोध करे तो परेशानी। नई दिल्ली में कैमरामैन पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के समाप्त होने के बाद कई सांसद भावुक नजर आए। की कार्रवाई में पक्ष विपक्ष होता है, वैसे सारे सांसद आपस में मित्र हैं। राजनीति एक तरफ और हमारी विचारधारा एक तरफ, इसी को अच्छा शासक डेमोक्रेसी कहते हैं। 17वीं लोकसभा का आप दोनों का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, शानदार शानदार। जितने राष्ट्रवादी, सैद्धांतिक और धार्मिक मुद्दे देश के प्रिय थे, उनका सब का निदान देश के प्रधानमंत्री ने निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि 17वीं लोकसभा ऐतिहासिक है। हमारी एक ऐसी पीढ़ी होगी 17वीं लोकसभा वाले लोग जिन्होंने पुरानी संसद भवन में भी काम किया और नए संसद भवन में भी काम किया। हम वो कड़ी हैं जिन्होंने पुराने भारत को भी देखा है और नए भारत को, उभरते भारत को भी देखा है, हम उसका भी हिस्सा रहे। कि भारत के खुशियों की बन रही इमारत है और तीसरी बार फिर से हमको मोदी की जरूरत है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो ये 17वीं लोकसभा इसलिए याद किया जाएगा। रिफॉर्म परफॉर्म। मुझे लगता है कई मायनों में एक यादगार सफर रहा है और आने वाले दिनों में पुनः उन यादों को ताज़ा करने के लिए 3 महीने के बाद पुनः वापस आए, ये जनता से आशीर्वाद भी चाहे। जहाँ पे कृपा राम के होई तापे कृपा करही सब।
जिन पर राम की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होती है। आइए हम लोग वही है ये ही राम रति राका और का कहीं तर्क बड़ा वही साथ। 17वीं लोकसभा का अंत हो गया। आप कह सकते हैं कि 17वीं लोकसभा याद की जाएगी इस पुराने संसद भवन से लेकर के अपने नए संसद भवन के सफ़र के लिए। सांसद भी थोड़े भावुक, थोड़े मायूस और थोड़े चिंतित दिखे। चिंतित इसलिए दिखे कि उनकी हालत भी उस बच्चे की तरह थी जिसका 3 महीने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम होना है। देश में भी 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और हर लोकसभा चुनाव के बाद करीब 150 से नए चेहरे लोकसभा में आते हैं। शायद ये बात कहीं ना कहीं सभी सांसदों के दिमाग में होगी, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ये सांसद 17वीं लोकसभा की कुछ अच्छी यादें लेकर के अपने साथ जा रहे हैं। प्रशांत, राजीव रंजन और हिमांशु शेखर के साथ नई और पुरानी लोकसभा के बीच से मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीएए को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू होकर रहेगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर मुसलमान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। सीएए किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। अमित शाह ने कहा कि देश के विभाजन के बाद इसका वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन बाद में वो उस वादे से मुकर गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश जारी है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल हल्द्वानी में शांति है। कल से इंटरनेट भी बहाल कर दिया जाएगा। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रेट 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। हल्द्वानी में हिंसा की आग कैसे सुलगी, इसे लेकर कई अहम दस्तावेज एनडीटीवी को मिले हैं। उनके मुताबिक 2017 के बाद बनफूलपुरा की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण शुरू हुआ। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने न सिर्फ अवैध मदरसा बनवाया बल्कि कई लोगों को भी जमीन बेच दी। जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तो फिर थानों पर हमला कर दिया गया। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन से बात की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान सर हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी हल्द्वानी के क्या हालात हैं? स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जिन इस इलाके में ये प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी बनभूलपुरा में, वहाँ पे अभी हमने 144 अभी लगाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और जो निरंतर गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये पूरे प्रकरण में चूँकि उपद्रवियों के द्वारा पथराव किया गया था पुलिस टीम के ऊपर और प्रशासन की टीम के ऊपर, तो उन सब की धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। अभी तक 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिसमें करीब 16 लोगों को नामजद किया गया है और अज्ञात में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जो भीड़ थी वो हज़ारों की संख्या में आई थी। तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस की टीम दबिश दे रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है जिनकी तस्दीक की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया जा रहा है और जो भी लोग उस पथराव में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंटरनेट आज के बाद हम यहाँ पे हल्द्वानी शहर में ऑपरेशनल कर देंगे और आगे हम देखते हैं जो हमारे पॉकेट्स हमारे लिए सेंसिटिव है उसमें हम कल उसके बारे में असेस करेंगे और फिर उसी हिसाब से निर्णय करेंगे। सर, न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं, तो उस बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें और कुछ आप अगर जनता को संदेश देना चाहें कि क्या? हाँ, आपने सही कहा कि शासन ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के भी आदेश कर दिए हैं और इस संबंध में किस स्तर पर चूक हुई सब के बारे में जो मजिस्ट्रियल जो भी मजिस्ट्रेट्स की जांच करेंगे, कमिश्नर, मेरे ख्याल में कमिश्नर रैंक को दिया गया है, तो वो उस बारे में जांच करेंगे। और जनता से मेरी यही अपील है कि शांति की प्रक्रिया को प्रमोट करने के लिए पुलिस का सहयोग करें
और किसी भी आपराधिक किस्म उपद्रवी किस्म के व्यक्तिगत शरारती तत्वों का साथ न दें। साथ देने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। संजय कौशिक और हर्ष रावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो इंडिया एट 9 में आज इतना ही। नमस्कार।